हिंद साथियों, मैं हरी सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट 3। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए है। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप किसी न किसी उद्देश्य से जरूर आए हैं, मतलब कि आप वीडियो के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। आप वीडियो में जो साइंस व टेक्नोलॉजी के प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं उसको लेकर बहुत सीरियस है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि मैं जो इस वीडियो की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो ही है, और उसके साथ उसकी डिटेल व्याख्या भी कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसका विस्तृत विश्लेषण भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न या उत्तर समझने में दिक्कत न हो। तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है, और जो इस वीडियो को देखेगा उसको ही इस वीडियो का लाभ होने वाला है। तो चलिए चलते अपन बिना किसी देरी किए हुए वीडियो के साइंस व टेक्नोलॉजी के पार्ट 3 को, और आज पढ़ेंगे अपन 3 को, और उसमें 41 से 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपन ने अपलोड कर दिया, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और आप भी जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी चैनल पर अभी आपके सामने साइंस टेक्नोलॉजी के बाद 1-2 वीडियो और आएंगे। उसके बाद में वर्ल्ड जीके के कुछ वीडियो आपके सामने रखूंगा मैं, और वर्ल्ड जीके के बाद में इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखूंगा। यानी एक तरह से वीडियो को लेकर जो वीडियो एग्जाम है उसको लेकर एक तरह से वो टॉपिक आपके सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ जो सरल तो है परंतु उसका मटेरियल सबको एक जैसे नहीं मिल रहा है। तो चलिए चलते अपन प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, ये आईसीटी के अंदर भी काम आएंगे कुछ और टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम आएंगे। ठीक है, तो दोनों में ये काम आने वाले, तो आप दोनों ही तरीके से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो क्या प्रश्न है, आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब होता क्या आईपी, तो उसके लिए डिटेल में अपन देखो, मैंने पूरा आपके सामने रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एक नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल है जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एक नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल है, नेटवर्क के अंदर घूमता रहता है। एक तरह से आईपी एक एड्रेस होता है और वही एक आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से चलता है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई संदेश भेजते हैं तो आपका डेटा छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में बांटा जाता है, और जो आईपी एड्रेस है वो इन पैकेट्स को भेजने का कार्य करता है, सही पते पर भेजता है और डिलीवर करना। तीनों चीज़ याद रखना, आईपी प्रोटोकॉल इन पैकेट्स को भेजना, सेंड करना, सही पते पर एड्रेस पर डिलीवर करने का कार्य करता है। मान लीजिए एक आईपी प्रोटोकॉल है, ये एक एड्रेस को दूसरे कंप्यूटर में भेजने जब भी होगा तो वो आईपी प्रोटोकॉल का कार्य करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आईपी वर्जन 4 एड्रेस है जो 30 बीट का होता है। ध्यान रखना, आईपी वर्जन 4 जो है ये कौन से बीट का होता है, 32 बीट का होता है। ठीक है, 32 बीट का होता है। जबकि आईपी वर्जन 4 में कितने बीट होते हैं, जबकि आईपी वर्जन 4 के अंदर कितने बीट होते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो अपने को एक तो ये याद होना चाहिए कि आईपी वर्जन 4 में 32 बीट होते हैं, आईपी वर्जन 6 में 128 बीट होते हैं, 128 बीट का एक तरह से अपन कहे तो क्या होता है, आईपी वर्जन 6 होता है। अब चलिए चलते हैं वर्जन 4 और वर्जन 6 होता क्या है उसकी तरफ। तो देखिए डिटेल के अंदर मैंने आपके सामने रखा है क्या होता है। तो आईपी वर्जन 4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बीट का एड्रेस होता है सिस्टम में, और 100 कैसा होता है, ये ऐसा होता है 192.168.0.1 ऐसा एक आईपी एड्रेस होता है। इसमें अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। अब तक कुल 4.3 अरब एड्रेस तक सीमित है, एक तरह से कुल 4.3 अरब तक ये सीमित है, परंतु आईपी वर्जन 6 जो है ना ये असीमित है, यानी देखो अनंत संख्या में एड्रेस उपलब्ध कराता है। और ऐसा कभी भी आपके सामने यदि कोई इंटरफेस आता है जिसमें ये सेमीकोलन के बाद में 4 संख्या आती है, ये और छोटा मोटा आता है, तो ये आप याद रखना, ये 128 बीट का एक तरह से अपन कहे तो क्या है, आईपी वर्जन का कोड है, अपने को याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्लूटूथ का सामान्य रेंज कितना होता है, ब्लूटूथ जो होता है उसका सामान्य रेंज कितना होता है, तो कितना होता है 10 मीटर। आपको पता है ब्लूटूथ सब जानते हैं आप। जब पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं थी उससे पहले ब्लूटूथ से ही अपन एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, या मैं कहूँ कि आज भी ब्लूटूथ अपने मोबाइल का अहम हिस्सा है। क्योंकि ये वायरलेस वाला होता है, बिना वायर का होता है, कम दूरी शॉर्ट रेंज में या 2 से अधिक उपकरण डिवाइस के बीच डेटा भेजने में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास ब्लूटूथ है, मोबाइल में ब्लूटूथ है, उससे मैं एक तो ब्लूटूथ वाली वॉच भी कनेक्ट कर सकता हूँ और अपना ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक के साथ दो अलग अलग भी अपन डिवाइस में
जोड़ सकते हैं। जब आप मोबाइल से हेडफोन, स्पीकर या दूसरे फ़ोन को बिना तार जोड़ते हैं तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। ठीक है, ये आपको ब्लूटूथ याद रखना है। फिर अपन देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लेंथ बहुत ही ज़्यादा प्रश्न है। आईसीटी के अंदर अपन कहे कि कंप्यूटर के अंदर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क किसकी श्रेणी में आता है? तो ध्यान रखना, छोटी दूरी के नेटवर्क होते हैं, छोटी दूरी के नेटवर्क होते हैं। अपन कहते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर अपन कहते हैं मैन क्या है? मैनीपोलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे कि शहर के अंदर क्या है, वर्ल्ड के अंदर क्या है, वो सब। तो चलिए पहले लैन की तरफ देखते हैं अपन। लोकल एरिया नेटवर्क का संबंध एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक, लोकल एरिया यानी कि छोटा सा क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र, उसके अंदर ये काम करता है। यानी लिमिटेड एरिया के अंदर, जैसे कक्षा हो गई, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गई, बिल्डिंग हो गई, या घर के अंदर कई कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का कार्य क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अब लोकल एरिया नेटवर्क सिर्फ एक मतलब नाम नहीं है, उस नाम के साथ कुछ डिवाइसेस और जुड़ते हैं, उनके भी मैंने नाम लिखे। देखिए स्विच होता है या हब होता है। ठीक है, वो क्या करता है? कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। मान लीजिए एक स्विच है, उसके अंदर 10 पोर्ट है, 10 पोर्ट है, तो हर पोर्ट से एक एक कंप्यूटर उससे जुड़ेगा, एक एक कंप्यूटर से जुड़ेगा, और ये जितने भी कंप्यूटर सब इस स्विच के द्वारा नेटवर्क के अंदर जुड़े हुए होंगे। तो स्विच भी इम्पोर्टेंट है। राउटर इंटरनेट से जोड़ने के लिए, यदि मान लीजिए मुझे इन सब कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना, तो एक जो राउटर होगा उससे एक पिन इस वैन लैन ये स्विच के अंदर डालूंगा, तो इससे इंटरनेट शुरू हो जाएगा। इथरनेट केबल चाहिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, इथरनेट केबल, जो केबल चलती है अपने नेटवर्क की। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC हर कंप्यूटर में नेटवर्क जोड़ने के लिए, हर कंप्यूटर में नेटवर्क जोड़ने के लिए इसका कार्य किया जाता है। तो ये देखिए 4-5 चीज़ें जो उपयोग होने वाले उपकरण हैं, इनके बिना लैन नहीं चल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और है लैन, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन, VW लैन, इसको बोलते हैं W लैन। बिना तार या वाईफाई से जुड़ा हुआ नेटवर्क। मान लीजिए मेरे लाइब्रेरी के अंदर एक वाईफाई है और उससे मैं 4 से 5 या 10, 15 या 20, 30 लोगों को जोड़ के रखा हूँ, तो ये क्या है? ये सभी इस राउटर से जुड़े हुए, वाईफाई से जुड़े हुए, यानी कि ये सब का केंद्र कौन सा है? ये वाईफाई है, वायरलेस डिवाइस है। तो ये हो गया। और एक तार से जुड़ा हुआ नेटवर्क इथरनेट केबल हो गया। आगे चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तांबे की वायर से संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तांबे के वायर से, तांबे के वायर से क्या होता है? विद्युत होती है, यानी कि विद्युत चालकता इसका राइट आंसर होता है। चलिए चलते हैं कुछ कि क्या चीज़ है ये देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तांबे के तार, कॉपर वायर होते हैं, से संचार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत धारा द्वारा सिग्नल संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के सिद्धांत पर आधारित तो होता है। वापस बताता हूँ, जो कॉपर वायर है उससे जब भी संचार करेंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अपन कह सकते हैं विद्युत धारा द्वारा सिग्नल संचरण यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के सिद्धांत पर आधारित तो है। दोनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। जब हम तांबे के तार में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कोई तार के अंदर अपन देखते हैं कि कोई विद्युत धारा चल रही है तो छक छक बजता है, तो ठीक वैसे ही एक तरह से ये आवाज़ होती है। ये संकेत आवाज़, डेटा या वीडियो की जानकारी को दर्शाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार के माध्यम से पहुँचते हैं। मान लीजिए मैं किसी तार से बोल रहा हूँ तो वो तार से आगे टेलीफोन हो गया, विद्युत धारा से जुड़ा हुआ होता है। 46 नंबर प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये SSC के अंदर पूछा गया था। देखिए एक ध्यान रखना, आपके जितने भी प्रश्न है ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाए हैं, ये आपको पहले ही कह देता हूँ, मेरी मर्जी से नहीं बनाए गए हैं। ये किसी न किसी PYQ के प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, क्योंकि मैंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है। मैं खुद वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें से मैंने ये प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो देखिए चलते हैं अपन, फाइबर ऑप्टिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रकाश को भीतर रखने के लिए। देखिए फाइबर ऑप्टिक जो होती है उसके अंदर ही अंदर प्रकाश को रखना है, इसलिए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कार्य करता है। बाहर प्रकाश नहीं जाना चाहिए, भीतर रखने हेतु क्यों होता है वो अपन डिटेल के अंदर देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि प्रकाश लाइट सिग्नल फाइबर के अंदर ही अंदर बार बार परावर्तित होकर बिना बाहर निकले लंबी दूरी तक पहुँचे। ठीक है, फाइबर एक केबल होती है, उसमें अंदर ही अंदर उसको चलती रहती है, बाहर नहीं निकलती।
ठीक है, ये ध्यान रखना। फाइबर ऑप्टिक केवल बहुत पतले कांच या प्लास्टिक के रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इसके अंदर से प्रकाश की किरण लाइट बीम जब भेजी जाती है जो डेटा को ले जाती है। जब यह प्रकाश अंदर की दीवार कोर क्लेडिंग, ये ध्यान रखना, कोर क्लेडिंग आगे प्रश्न आएगा, कोर क्लेडिंग सीमा से टकराता है तो बाहर जाने के बजाय अंदर ही अंदर परिवर्तित या रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस घटना को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहते हैं, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे जो आगे वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है। 4G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या है? 4G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या कह सकते हैं? 5G के अंदर भी जी का अर्थ क्या है? दोनों ही एक जैसा है, जनरेशन। जी का अर्थ क्या है? जनरेशन। सरल है, परंतु इसके लिए जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ आपको वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं आगे। 4G, फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पूरा का पूरा एक तरह से अपन कहे ये फुल फॉर्म है इसकी, फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डाउनलोड स्पीड कितनी होगी? लगभग 100 Mbps होगी। अपलोड स्पीड कितनी होगी? लगभग 50 Mbps होगी। 3G की तुलना में 10 गुना तेज है 4G, और 4G की तुलना में 100 गुना तेज क्या है? 5G। ठीक है, अब 4G देखो, सबसे मेन ये चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए। 4G पूरी तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल IP पर आधारित है, यानी आवाज़, वॉइस, डेटा और वीडियो ये सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से चलता है। तो वोल्टी क्या है? वोल्टी, और आपने देखा होगा मोबाइल जब भी 4G है तो उसके ऊपर वोल्टी ऐसा लिखा हुआ आता है, LTE आता है, आप याद रख सकते हो। तो वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर LTE। कभी आपके सामने ये परिभाषा आ जाए या कभी फुल फॉर्म आ जाए तो याद रखना, वोल्टी, VOLTE, वॉइस ओवर LTE इसकी फुल फॉर्म है। 48 नंबर प्रश्न है, सिग्नल शोर अनुपात क्या है? सिग्नल शोर, अब ये सिग्नल शोर क्या होता है भाई? तो आपको पता है सिग्नल शक्ति और शोर शक्ति का अनुपात, सिग्नल शक्ति व शोर शक्ति का अनुपात होता है, वो अपन सिग्नल शोर अनुपात कहते हैं। अब होता क्या वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बार पहली बार प्रश्न ऐसे पढ़ रहे होंगे तो आपके थोड़ा इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ होनी जरूरी है। तो आप देखिए, सिग्नल शोर अनुपात SNR याद रखना, सिग्नल शोर अनुपात किसी सिस्टम में उपयोगी सिग्नल, मान लीजिए यूजफुल सिग्नल है, की शक्ति और शोर की शक्ति के बीच का अनुपात, रेशियो। ठीक है, तो दो सिग्नल होते हैं, ध्यान रखना। एक तो सिग्नल है जो, मान लो मैं सिग्नल दे रहा हूँ तो इसका एक शोर हो गया, एक बाहर की ध्वनि उसका शोर हो गया, दोनों के बीच का अनुपात क्या बोलते हैं अपन? सिग्नल शोर अनुपात। जब हम कोई जानकारी जैसे आवाज़, वीडियो या डेटा भेजते हैं तो साथ में कुछ अनचाहे संकेत, नॉइज भी मिल जाते हैं। अगर शोर ज़्यादा हो जाए तो असली सिग्नल ठीक से पहुंच नहीं पाता या सिग्नल समझ नहीं आता। आपको पता है कभी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ आवाज़ आ रही है तो आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिग्नल शोर। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ है, इसलिए ये मापा जाता है कि सिग्नल शोर से कितना ज़्यादा मजबूत है। सिग्नल शोर से कितना ज़्यादा मजबूत है, इससे ही कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SNR, सिग्नल शोर अनुपात। कि जो शोर है उससे ज़्यादा सिग्नल का मजबूत होना जरूरी है ताकि सिग्नल अपने को पहुँचेगा। 49 प्रश्न है, सैटेलाइट की कक्षीय गति। देखिए अब उपग्रह के प्रश्न आगे। सैटेलाइट की कक्षीय गति किन पर निर्भर करती है? कक्षीय गति किन पर निर्भर करती है? तो ऊंचाई पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना, ऊंचाई पर महत्वपूर्ण है, बाकी थोड़े थोड़े इस पर भी ये निर्भर करते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ आगे। कक्षीय गति वह न्यूनतम गति जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स को संतुलित करके उसकी परिक्रमा में बना रहता है, उसको अपन कक्षीय गति कहते हैं। ठीक है, अगर गति कम हो जाए तो उपग्रह पृथ्वी पर गिर जाएगा, यदि ज़्यादा हो जाए तो कक्षा से बाहर निकल जाए। तो मान लीजिए जो कक्षा है उस कक्षा के अंदर ही घूमना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं कक्षीय गति, न कम न ज़्यादा। ठीक है, अपन कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ m, जितना अधिक ग्रह का द्रव्यमान होगा उतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी अधिक लगेगी। जितना ग्रह का द्रव्यमान होगा उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी अधिक होगी, और सैटेलाइट को उतनी तेज गति चाहिए होगी कक्षा में बने रहने के लिए। समझ रहे हैं आप? पृथ्वी का द्रव्यमान एक तरह से हो गया, या कह सकते हैं ग्रह का द्रव्यमान हो गया, दोनों ही एक बात है। कक्षीय त्रिज्या होती क्या? पहले तो ये याद रखना, ऑर्बिट रेडियस कि पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी। मान लीजिए पृथ्वी है, इसका केंद्र है, यहाँ से उपग्रह की दूरी, ये क्या एक तरह से इसका त्रिज्या हो गई। दूरी जितनी अधिक होगी गति उतनी कम लगेगी, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा गति कम, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पास में होगा तो वो ज़्यादा अपने को खींचेगा। यानी कि देखिए लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल दूर जाने पर घटता है।
ठीक है। तो जितना दूर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण अपना जो पीछे का बल है वो कम लगेगा, तो गति उतनी आगे जाएगी। ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? अपने को पता होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड। अब ISM क्या होता है ये अपने को जानना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या होता है ये अपने को जानना है। तो ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड। एक दोस्त ने बोला कि आप साथ साथ में दूसरे ऑप्शन भी समझाओ। ठीक है, अब मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे ऑप्शन तो मैं मेरे मन से बना रहा हूँ, ठीक है, मन से बना रहा हूँ, या हो सकता है कि कहीं से मैंने कॉपी किया है और वहाँ से ये आपके सामने हो रहा है, तो इनको समझाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वीडियो 2-2, 3-3 घंटे के बन जाएंगे। इससे अच्छा कि आप सिर्फ वीडियो देखें और उसके प्रश्न देखें, उसके उत्तर देखें। ब्लूटूथ तकनीक 2.4 गीगाहर्ट्ज की ISM इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल, ISM की फुल फॉर्म है। आगे और देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज के बीच, यानी कुल 78 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होता है पूरा का पूरा, उसके मध्य में ये एक तरह से होता है फ्रीक्वेंसी बैंड। ये बैंड विश्व भर में फ्री है, लाइसेंस फ्री है, ध्यान रखना बैंड, इसलिए ब्लूटूथ का उपयोग हर देश में बिना किसी लाइसेंस के किया जाता है। तो अपने को पता चला 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज के बीच जो भी ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी वो फ्री है, यानी टोटल 78 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम पूरा तरह एक से ग्रुप है ये। ISM बैंड क्या है? ISM बैंड देखते हैं। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल बैंड एक ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसे औद्योगिक, वैज्ञानिक और चिकित्सा उपकरणों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अनलाइसेंस रखा गया। ध्यान रखना, ISM क्या है? अनलाइसेंस, यानी एक तरह से फ्री है। ISM क्या है? फ्री है। ISM एक फ्री है। ब्लूटूथ, वाईफाई और माइक्रोफोन ओवन, ब्लूटूथ, वाईफाई और माइक्रोवेव ओवन तीनों ही इसी 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर कार्य करते हैं या काम करते हैं। तो आपको याद रखना, तीनों ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया और माइक्रोवेव ओवन हो गए, ये तीनों 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर कार्य करते हैं। इसकी कुछ तकनीक भी है, किस तकनीक पे कार्य करता है ये ISM, तो वो भी देख लेते हैं। FHSS, यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा उसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि बताया है फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्लिट स्पेक्ट्रम, ये उसमें बताया था कि क्या होता है। ब्लूटूथ हर सेकंड में लगभग 1600 बार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है ताकि इंटरफेस टकराव कम हो और डेटा ट्रांसफ़र स्थिर हो जाए। 16 बार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है। कौन बदलता है? ब्लूटूथ बदलता है। उसको क्या बोलते हैं अपन? FHSS, यानी फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्लिट, स्प्लिट मतलब बदलना, स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे देखते हैं अपन GFSK गसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, यह का उपयोग ब्लूटूथ क्लासिक में होता है। ब्लूटूथ तो क्लासिक के अंदर होता है, तो दोनों तकनीक अपने को याद रखनी है। 51 नंबर प्रश्न है, ज़्यादा टाइम आपके पास लूँगा नहीं मैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार नेटवर्क की विशेषता क्या है? स्टार नेटवर्क, ये हो गया स्टार नेटवर्क। ये अलग अलग नेटवर्क है, ये स्टार हो गया एक तरह से स्टार की तरह। केंद्रीय नोड सभी से जुड़ते हैं, यानी कि केंद्र जो है ये सभी से जुड़ रहा है। केंद्र है ये क्या है? सभी से जुड़ रहा है, तो केंद्रीय नोड सभी से जुड़ता है। नेटवर्क टोपोलॉजी में स्टार नेटवर्क की विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या है स्टार टोपोलॉजी? तो स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क संरचना है जिसमें सभी कंप्यूटर या नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस जैसे हब, स्विच, राउटर से जुड़े होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, हर कंप्यूटर सीधे केंद्र से कनेक्ट होता है, लेकिन एक दूसरे से नहीं होते, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये एक दूसरे से नहीं कनेक्ट। ठीक है, ऐसा अपने को याद रखना है। मॉडेम का कार्य क्या है? मॉडेम का कार्य क्या है? मॉडेम की फुल फॉर्म इसका कार्य है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म इसका कार्य है। चलते अपन, मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल डेटा, एनालॉग सिग्नल के बीच परिवर्तन, कन्वर्जन का कार्य करता है, ताकि कंप्यूटर, इंटरनेट या टेलीफोन लाइन के जरिए डेटा भेज सके और डेटा प्राप्त कर सके। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन दोनों कहते हैं अपने इसको। मॉड्यूलेटर क्या होता है? तो कंप्यूटर का डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में बदलना, उसे टेलीफोन लाइन में भेजा जा सके। मान लीजिए डिजिटल सिग्नल है और उसको अपन एनालॉग सिग्नल के अंदर भेज रहे, उसे टेलीफोन लाइन से भेजा जा सके, उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा, एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में बदलता है, उसे कंप्यूटर समझ सके, इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर, एम्पलीफायर का उपयोग क्यों किया जाता है? एम्पलीफायर का उपयोग
क्यों किया जाता है? तो अपन कह सकते हैं सिग्नल की शक्ति बढ़ाने हेतु, सिग्नल की शक्ति बढ़ाने हेतु अपन कहते हैं एम्पलीफायर करो, एम्पलीफायर करो यानी बढ़ाओ उसको, तो उसका मतलब क्या है? एम्पलीफायर करना। शक्ति को बढ़ाने के लिए अपन इसका कार्य करते हैं या इसका उपयोग करते हैं। चलते एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कमजोर सिग्नल यानी वीक सिग्नल की शक्ति या पावर को बढ़ाकर उसे मजबूत सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है। एम्पलीफायर का अर्थ क्या हो गया कि कमजोर सिग्नल को मजबूत सिग्नल में बदलना, एम्पलीफाई करना। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का प्रसारण, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का प्रसारण किस माध्यम से होता है? किस माध्यम से होता है? ध्यान रखना, प्रकाश का प्रसारण कोर से होता है, कोर, CORE। क्लेडिंग भी कार्य करता है, जैकेट का भी कार्य होता है, आउट कवर का भी कार्य होता है, परंतु प्रकाश का प्रसारण किससे होता है? CORE यानी कोर से होता है। चलिए चलते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं इसमें कि ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश लाइट सिग्नल को डेटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रसारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, कोर क्या है? इसका मूल है, यानी प्रकाश के लिए मुख्य माध्यम क्या है? कोर। ठीक है, क्लेडिंग क्या होता है? ये भी अपने को जानना है। और प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होता है? ये भी अपने को जानना है। क्लेडिंग होता है एक आवरण, कोर के चारों ओर कम से कम अपवर्तनांक वाला लोअर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। आपने फाइबर केबल देखी होगी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा एक होता है जाली टाइप, तो वो उसको बोलते हैं अपन क्लैडिंग। और प्रोटेक्टिव कोटिंग यानी बाहरी सुरक्षा परत, जो इस वायर के बाहर होती है वो बाहरी सुरक्षा परत क्या बोलते हैं अपन? कोटिंग। इसको बोलते हैं जैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैकेट। ये 4G पहले था, अब 5G आ गया। 5G नेटवर्क किस तकनीक पर आधारित है? 5G नेटवर्क किस तकनीक पर है? मीमो और मिलीमीटर वेव्स, मीमो और मिलीमीटर वेव की तकनीक पर आधारित है। यदि प्रश्न ऐसा आता है तो आप आंख बंद करके मीमो या मिलीमीटर वेव्स दोनों में से जो भी आता है वो आपको करना है। ठीक है, क्या होता है वो अपन चलते हैं। मिलीमीटर वेव्स यानी MM वेव, MM वेव उच्च आवृत्ति 30 से 30 गीगाहर्ट्ज तक पर काम करता है। ज़्यादा डेटा ट्रांसफर स्पीड और कम विलंबता यानी कि लो लेटेंसी, कम टाइम में जल्दी डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड होती है मिलीमीटर वेव्स में। ठीक है, फिर अपन कहते हैं मैसिव मीमो। ये क्या होता है? तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मीमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एक साथ कई एंटेना से सिग्नल भेजने और रिसीव करने की तकनीक। नेटवर्क की क्षमता और स्पीड बढ़ती है, नेटवर्क की क्षमता और स्पीड बढ़ती है या बढ़ाती है, जो भी कह सकते हो आप। मैसिव मीमो का उपयोग होता है नेटवर्क की क्षमता या स्पीड को बढ़ाना। फिर अपन कहते हैं स्मॉल सेल्स। ये क्या होता है? तो ध्यान रखना कि छोटे बेस स्टेशन जो शहरों में दूरी कम करके कनेक्शन मजबूत करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लंबे दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, इसलिए छोटे सेल्स जरूरी है। क्योंकि जितना बड़ा अपन एक तरह से कहे कि सामान है, लोडिंग है, उतना कम चलेगा, वो धीरे धीरे चलेगा ट्रक, तो और उसको लंबी दूरी जाने में और समय लगेगा, इसलिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में करके उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे कर सकते हैं अपन। फुल IP एड्रेस नेटवर्क पूरी तरह इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है। वॉइस डेटा वीडियो IP के जरिए होता है। VONR, वॉइस ओवर न्यू रेडियो, वॉइस ओवर न्यू रेडियो। आपको पता होगा वॉइस ओवर क्या था उसमें? 4G के अंदर वॉइस ओवर VoLTE, वॉइस ओवर LTE, और ये क्या है? VONR, वॉइस ओवर न्यू रेडियो के सिद्धांत पर कार्य करता है 5G। आगे देते हैं वाईफाई का पूर्ण रूप, आपको सबको पता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। वायरलेस फिडेलिटी एक वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने और डिवाइसेस को आपस में जुड़ने की सुविधा देता है बिना किसी केबल के। याद रखना, बिना किसी केबल के वाईफाई होती है। ध्यान रखना, वाईफाई से जुड़ने के लिए अपन कह सकते हैं कि पासवर्ड का भी रिक्वायरमेंट होता है और पासवर्ड नहीं का भी रिक्वायरमेंट होता है ना। मान लीजिए पासवर्ड नहीं है तो भी उसको अपन चला सकते हैं, और पासवर्ड होता है तो उसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम पासवर्ड कितना होता है? तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है। आगे चलते अपन। सैटेलाइट दिन में कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? सैटेलाइट उपग्रह दिन में कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जियो है ना, भू स्थितिक उपग्रह के बारे में बोला है। तो एक बार पूरे दिन में कितना करता है? एक बार करता है। कहते हैं कि जियो की जो स्पीड होती है ना, जो जियो की स्पीड होती है वो ठीक पृथ्वी की स्पीड के बराबर होती है। यानी भू स्थितिक उपग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, इसलिए वो एक ही जगह पर टिका हुआ अपने को दिखता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यहाँ से पृथ्वी इधर आ गई, यहाँ से अब इधर आ गया, ऐसे आ गया, तो एक जैसा जैसा अपने को वो दिखता है। तो क्या हो गया? जियो सैटेलाइट की कक्षीय गति ऐसी होती है कि यह पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 24 घंटे में पूरी करता है, यानी एक दिन में केवल एक बार।
यह उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर, याद रखना परीक्षा में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, इसका मुख्य खासियत क्या है, देखिए इसकी मुख्य खासियत क्या है, इसकी लिख सकते हैं अपन कि यह पृथ्वी के समान या पृथ्वी के साथ समान गति से घूमता है, इसलिए यह हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी यहाँ से इधर आई तो ये भी यहाँ से इधर आ जाएगा, तो पृथ्वी से अपन देखेंगे तो एक ही जैसा ये दिखेगा। ठीक है, 58 नंबर है प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रमुख घटक मैंने देखो क्लैडिंग बताया था, कोटिंग बताया था, कोर बताया था, यानी ट्रांजिस्टर इसका घटक नहीं है। ट्रांजिस्टर इसका घटक नहीं है। आपने आगे बताया था क्लैडिंग क्या होती है, बफर कोटिंग क्या होती है और कोर क्या होती है। कोर फाइबर का मुख्य एक तरह से माध्यम है, बफर कोटिंग एक तरह से ऊपर का जैकेट हो गया, एक तरह से अपन कहें कि जैकेट मतलब उसको पैक करने की चीज़। और क्लैडिंग क्या है, एक तरह से वायर के आगे छोटे छोटे तंतु होते हैं, फाइबर होते हैं, वो इस वायर को संभाल के रखते हैं, वो प्रकाश को अंदर ही अंदर बना के रखते हैं, ये ध्यान रखना अपने को क्लैडिंग। चलिए थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने वापस आपके सामने। ऑप्टिकल फाइबर का प्रमुख घटक सिलिका होती है, एक तो पहले याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर का प्रमुख घटक क्या सिलिका, SiO2 होता है। और कुछ जो मुख्य भाग है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, जो मैंने बता दिया आपको कि वापस देखिए। कोर क्या होता है, यह अंदर का भाग होता है जहाँ से प्रकाश संचार लाइट ट्रांसमिशन होता है। यह शुद्ध सिलिका, प्योर सिलिका या प्लास्टिक से बना हुआ होता है कोर। यानी मुख्य माध्यम क्या है, तो वो है कोर। मुख्य माध्यम कोर है, जिसको अपन मूल भी बोलते हैं और कोर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं क्लैडिंग। यह कोर के चारों ओर होती है। इसका कार्य प्रकाश को कोर के अंदर परावर्तित, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके बनाए रखना है। प्रकाश बाहर नहीं जाना चाहिए इससे पहले आगे। बफर कोटिंग यानी सुरक्षात्मक परत, एक तरह से जैकेट बोल सकते हैं, बाहरी परत होती है जो फाइबर को नमी, खिंचाव और टूट फूट से बचाती है, टूट फूट से बचाने का कार्य करती है। 59 प्रश्न, राउटर का कार्य क्या है। राउटर का कार्य क्या है आपको सबको पता है। राउटर डेटा को नेटवर्कों के बीच रूट करना, एक तरह से रास्ता बताना, उसका क्या काम है, राउटर। राउटर का मतलब ये रूट बताने वाला कोई डिवाइस है, उसको राउटर कहते हैं। राउटर OSI मॉडल होता है जो नेटवर्क का, उसकी तीसरी लेयर, OSI मॉडल की तीसरी लेयर है नेटवर्क लेयर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को भेजने या फॉरवर्ड करने का कार्य करता है। ठीक है, कोई ज़्यादा अपने है नहीं। और रास्ता देखने का कार्य, डेटा किस रास्ते पे जा रहा है वो भी राउटर यह तय करेगा। डेस्टिनेशन क्या है, सबसे तेज और सुरक्षित रूप से पहुंचने का कार्य जो भी है वो उसको करेगा। इसको अपन बोलते हैं राउटिंग प्रोसेस। जो भी रास्ता है, मान लीजिए ऐसा रास्ता, एक सीधा रास्ता है, एक ऐसे रास्ता यहाँ से ऐसे जा रहा है, पर राउटर को लगता है कि सीधा जाने वाला सेफ है, सुरक्षित है, फास्ट है, तो उसी रास्ते से भेजेगा, इस रास्ते से अपने को नहीं भेजेगा। तो ये राउटर का कार्य, राउटिंग प्रोसेस को कहते हैं। 60 नंबर लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का अपने, कि मल्टीप्लेक्सिंग का उद्देश्य क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का उद्देश्य क्या है, तो एक ही चैनल पर कई सिग्नल भेजना मल्टीप्लेक्स कहलाता है। देखते हैं अपन क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये रहा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य है एक ही चैनल या माध्यम मीडियम से कई सिग्नल या डेटा को एक साथ प्रेषित करना या ट्रांसमिट करना। वापस बोलता हूँ, एक ही चैनल या माध्यम से कई सिग्नल, मान लीजिए ये हो और यहाँ से एक बार बहुत सारे सिग्नल भेज रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न थे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को ये शेयर जरूर करें। अब देखते हैं अपन कुछ मुख्य प्रकार क्या है इसके। तो एक तो FDM है, एक TDM और एक और है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। विभिन्न सिग्नल अलग अलग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसीज में भेजे जाते हैं। मान लीजिए 10 की फ्रीक्वेंसी, तो 10 की फ्रीक्वेंसी में पूरे भेजे जाएंगे, फिर 15 के अलग भेजे जाएंगे, 20 फ्रीक्वेंसी के अलग भेजे जाएंगे, ऐसे। तो अपन फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकती है। FDM की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। TDM क्या है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। प्रत्येक सिग्नल को समय समय पर अलग अलग हिस्से में टाइम स्लॉट में भेजा जाता है। 8-10 में ये भेजेंगे, 8-15 में ये भेजेंगे, तो 8-20 में ये भेजेंगे, अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम के अंदर भी इसको भेजा जाता है। देखो फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, T का मतलब टाइम, डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सेम है। ठीक है, और अपने पास WDM वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्टिकल फाइबर में अलग अलग प्रकाश तरंग दे रहे हो, वेवल लेंथ पर सिग्नल भेजे जाते हैं। तरंग दे रहे, याद रखना अपने को, वेव लेंथ याद अपने को रखनी है। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अभी नेक्स्ट वीडियो अपने पास आएगा 61 से 80 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 100 करवा रहा हूँ मैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी
वीडियो बनते हुए आपको देखना है और मुझे भी आपको वीडियो बनते हुए देखना है। सक्सेस होंगे ज़रूर, बस अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। ये अंतिम 10 दिन है, जो इस 10 दिन के अंदर पूरा जोर लगा दीजिए, इतना जोर लगा दीजिए कि ज़िंदगी आपकी संवर जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक आप ये वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।